Hello, good evening everyone. I am back with a set of 11 new questions, and in this session, we will understand the art of detecting errors of nouns and how to rectify them. So, our very first question is he does not know even alphabets of English. He does not know even alphabets of English. अब देखें यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है और ये एक रॉन्ग वर्ड है सेट ऑफ सिंबल्स के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ अंग्रेज़ी के अक्षरों की बात है, तो अल्फ़ाबेट से जब अक्षरों की मीनिंग आए तब अल्फ़ाबेट प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब ही होता है ए से लेकर जेड तक। ए से जेड तक के सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं, ना कि ए अपने में एक अल्फ़ाबेट है, बी कोई दूसरा अल्फ़ाबेट है, सी तीसरा अल्फ़ाबेट है, और ऐसे ऐसे करते करते जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। दिस इज़ नॉट द करेक्ट सेंस। अल्फ़ाबेट मीन्स सेट ऑफ सिंबल्स, सेट ऑफ मीनिंगफुल सिंबल्स। ऐसे चिन्ह, ऐसे अक्षर जिसमें मीनिंग हो, जिसके अपने अर्थ हों, ऐसे सिंबल्स के सेट को, कलेक्शन को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है अक्षरों के सेंस में, जो कि सिंगुलर होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट्स की मीनिंग होती है लैंग्वेजेस। यानी अल्फ़ाबेट की दो मीनिंग है। पहली, अक्षरों के समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं, और दूसरी मीनिंग अल्फ़ाबेट मीन्स लैंग्वेज। अगर मैं कहूँ आई नो 2 अल्फ़ाबेट्स, इसकी मीनिंग ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ ए और बी जानता हूँ। अगर मैं सिर्फ़ ए और बी ही जानता होता तो इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बोल पाता। जाहिर सी बात है, मैं कुछ और दूसरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो इसकी मीनिंग होगी आई नो 2 लैंग्वेजेस। इंग्लिश एंड हिंदी आर 2 डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स। इसकी मीनिंग है इंग्लिश एंड हिंदी आर 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अल्फ़ाबेट की दो मीनिंग, सेट ऑफ लेटर्स और लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज की मीनिंग नहीं है, सेट ऑफ लेटर्स की मीनिंग है, इसलिए अल्फ़ाबेट को सिंगुलर में लिखेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। सो हियर इज़ द एरर एंड द करेक्ट फॉर्मेट इज़ ही डज़ नॉट नो even alphabet of English, means even ABCD of English. That's right. No summon has yet been issued from the court. Summon word एक verb है, and summons singular noun है, and summonses plural noun है। कहने की मीनिंग no एक adjective है, और adjective के बाद noun आना चाहिए। आपको समन लिखकर हिंट दे दिया गया है कि आप सिंगुलर में लिखें, और समन आपको सिंगुलर में लिखकर दे दिया गया, लेकिन हमें जानना चाहिए जिस तरह से न्यूज़ सिंगुलर नाउन है उसी तरह से समन्स भी सिंगुलर नाउन है, जिसकी मीनिंग होती है अ लीगल नोटिस फ्रॉम द कोर्ट, सेंट बाय द कोर्ट। अगर हम किसी क्रिमिनल को, किसी क्रिमिनल एक्ट करने वाले लोगों को जब कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस भेजते हैं तो उस नोटिस को समन कहते हैं। हिंदी में तो समन कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में समन नहीं कहते, समन्स कहते हैं। SUMMONS, एंड समन्स इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रहिए, काउंटेबल नाउन है, इसके आगे ए लग सकता है। तो यहाँ आंसर होगा नो समन्स हैज़ येट बीन इशूड फ्रॉम द कोर्ट। अब गौर करें, हैज़ लिखा है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर आना चाहिए, और समन्स सिंगुलर है। समन्स का प्लूरल समन्सेस है। स्पेलिंग SUMMONSES, समन्सेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड विल बी ऑनर्ड विथ विशिष्ट सेवा मेडल ऑन द रिपब्लिक डे। मेरे कई दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त को सम्मानित किया जाएगा विशिष्ट सेवा मेडल से गणतंत्र दिवस के अवसर पर। कहने की ये बात है, कहने की मीनिंग ये है। तो दोस्त मेरे कई हैं, तो फ्रेंड क्यों कहूँ फिर।
और मैं आपको ग्रामेटिकल अप्रोच बताता हूँ। वन ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, सम वन ऑफ, ईच ऑफ, अ लॉट ऑफ। इसके बाद अगर हम नाउन की बात करते हैं तो वो नाउन प्लूरल में रहना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कहेंगे, दोस्त कई हैं, उनमें से एक दोस्त को सम्मानित किया जाएगा, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ द बॉयज़ विल गेट अ प्राइज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ देम हैज़ अ न्यू कार। तो देखें आप, ईच ऑफ के बाद भी मैंने THEM देम बोला, प्लूरल बोला, यानी इनके बाद अगर आप प्रोनाउन भी बोलते हैं तो प्लूरल में बोलें। अब अ लॉट ऑफ की बात है, हालांकि मैंने ये एक्सप्रेशन आपसे कह दिया यहाँ, तो अ लॉट ऑफ के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो प्लूरल में लिखते हैं, और अ लॉट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखना हो तो सिंगुलर में लिखें। फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ चेयर्स, अ लॉट ऑफ पेन्स, बट अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ ऑयल, अ लॉट ऑफ पेट्रोल, अ लॉट ऑफ मिल्क। आप समझ चुके होंगे। So here the correct answer is one of my friends will be honored with Vishisht Seva Medal on the Republic Day. Next question is, the students who live in the boarding cannot hope to get rich food. जो students boarding में रहते हैं वो उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्हें अच्छे भोजन मिले। boarding अकेले आने वाला शब्द नहीं है। बोर्डिंग के साथ या तो हम हाउस लिखते हैं या तो स्कूल लिखते हैं। बोर्डिंग स्कूल एक ऐसा विद्यालय होता है, एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ बच्चे रहते हैं और उन्हें पढ़ना होता है वहीं रहकर, छुट्टियों में वो घर आ पाते हैं। कहने की मीनिंग हॉस्टल सेवा, हॉस्टल को आप कह लें बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग अगर आपको कहीं लिखा मिलता है तो उसके साथ या तो आप हाउस की मीनिंग समझें या तो स्कूल की मीनिंग, वो सेंटेंस के संदर्भ के मुताबिक आपको समझना होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात है, हाउस में नहीं बल्कि स्कूल में रहेंगे, इसलिए हमें स्कूल वर्ड बोर्डिंग के बाद लिखना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज द स्टूडेंट्स हु लिव इन द बोर्डिंग स्कूल, द स्टूडेंट्स हु लिव इन द बोर्डिंग स्कूल कैन नॉट होप टू गेट रिच फूड। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल एक ही नाउन है, एक कंपाउंड नाउन है। बोर्डिंग हाउस भी एक कंपाउंड नाउन है। आइए इसी तरह के एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नो वन यूजेस ब्लॉटिंग दीज डेज। ब्लॉट मतलब होता है दाग, स्टेन, दाग जिसको कहते हैं धब्बा, STAIN, और ब्लॉटिंग पेपर एक साथ आने वाले नाउन हैं। ब्लॉटिंग पेपर एक ही नाउन है जिस तरह से बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग हाउस हमने देखा। और ब्लॉटिंग पेपर एक मोटा सा मुलायम सा कागज़ होता है जो इंक के गिर जाने पर उसे सोखता है। तो इसलिए यहाँ मीनिंग है ब्लॉटिंग पेपर की, और कहा जा रहा है कि आजकल लोग ब्लॉटिंग पेपर इस्तेमाल नहीं करते, आजकल कोई भी नहीं करता इस्तेमाल, तो इसकी मीनिंग है। तो हम ब्लॉटिंग के बाद पेपर लिखेंगे। नो वन यूजेस ब्लॉटिंग पेपर दीज डेज, यानी ऊपर वाले सेंटेंस में स्कूल छोड़ा गया था और नीचे वाले सेंटेंस से पेपर वर्ड को ओमिट किया गया था। ओमिट मीन्स डिलीट किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज नो वन यूजेस ब्लॉटिंग पेपर दीज डेज। नेक्स्ट, आई फिनिश्ड द 3/4 ऑफ द वर्क इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days। कि मैंने 3/4 काम कंप्लीट कर लिया है 4 दिन के इस रिकॉर्ड पीरियड में, यानी बहुत जल्दी मैंने 3/4 काम ख़त्म कर लिया है मात्र 4 दिन में, 4 दिनों में। ये है मीनिंग। अब गौर करें 3 लिखा है और 3 के बाद नाउन प्लूरल आता है। 3 मैंगोज़, 3 पेन्स, 3 बुक्स, ऐसे ही बोलना चाहिए। तो यहाँ भी 3/4 होगा, FOURTH। अब आप ऐसा ना समझें कि फोर्थ यहाँ पर एडजेक्टिव है। हाँ, फोर्थ वर्ड एडजेक्टिव भी है और फोर्थ वर्ड नाउन भी है। मैं दोनों के एग्जांपल देता हूँ। पहले एडजेक्टिव, फोर्थ डे, यहाँ पर फोर्थ वर्ड एडजेक्टिव है, चौथा दिन। फोर्थ बुक, मुझे चौथे नंबर पर रखी हुई किताब चाहिए, फोर्थ बुक। फोर्थ स्टूडेंट, ओके, यानी स्टूडेंट, बुक, फोर्थ डे में वर्ड डे जो है, ये सारे नाउन्स हैं।
इनके पहले नाउन के बारे में कुछ विशेष बात करने के लिए फोर्थ वर्ड आया है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेष बात बताए हमें, वही विशेषण कहलाता है। तो फोर्थ एडजेक्टिव है। बट यहाँ फोर्थ मतलब होता है वन ऑफ द फोर इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग। मतलब कोई एक चीज़ है आपके पास, उसके आप 4 हिस्से लगा दें, उसमें से एक हिस्सा जो होगा वो फोर्थ पार्ट कहलाएगा, और तब कहलाएगा जब चारों हिस्से बराबर हों। यानी फोर्थ की मीनिंग वन पार्ट होता है। अब गौर करें, वन पार्ट मैंने कहा तो एक थिंग को रेफरेंस आ रहा है, यानी फोर्थ वर्ड नाउन हुआ। फोर्थ मतलब एक टुकड़ा होता है, एक चौथा हिस्सा होता है। हिस्सा तो संज्ञा है। तो 3 के बाद यहाँ हम फोर्थ को प्लूरल करेंगे, फोर्थ्स करेंगे। करेक्ट आंसर, आई फिनिश्ड द 3/4 of the work in a record period of 4 days. His service has been terminated. सर्विस मतलब सेवा। सर्विस भी करेक्ट है, सर्विसेस भी करेक्ट है, दोनों ही वर्ड एग्जिस्ट करते हैं आप डिक्शनरी जब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सर्विसेस मतलब आप जो काम करते हैं, कहीं आप जो जॉब करते हैं, उसकी मीनिंग है। तो किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अपनी सेवा प्रदान करते हैं, आप काम करते हैं वहाँ एक वर्कर की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह अपने जॉब आप वहाँ करते हैं, तो आपके उस कामों को, उस चीज़ को सर्विसेज कहा जाता है। यानी आंसर यहाँ पर प्लूरल में डिमांडेड है। हम लिखेंगे हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, प्लूरल में लिखेंगे। सर्विसेज जब मैंने प्लूरल किया तो ये नाउन प्लूरल है, ऐसा नहीं कि दिखने में प्लूरल, इस्तेमाल में सिंगुलर। वाजिब में प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम हैव लगाएंगे। हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस मीनार इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। आप गौर करें कि मीनार बनाई गई है और उस मीनार में मटेरियल के तौर पर ईंट और पत्थर लगे हैं, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। कह तो दिया हमने ब्रिक्स एंड स्टोन्स, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। जब हम मटेरियल के तौर पर किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसे मटेरियल नाउन समझते हैं, और मटेरियल नाउन सिंगुलर में लिखे जाते हैं। सीमेंट के कभी आपने सीमेंट्स सुने? नहीं। सैंड के कभी आपने मटेरियल की मीनिंग में सैंड्स सुने? नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम कहेंगे दिस मीनार इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, क्योंकि ब्रिक एंड स्टोन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम इन्हें सिंगुलर में लिखेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप ब्रिक को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो ब्रिक्स कह सकते हैं। स्टोन को जब आप गिनती के सेंस में, कॉमन नाउन के सेंस में इस्तेमाल करें तो स्टोन्स भी कह सकते हैं। देयर आर 4 स्टोन्स लाइंग हियर, यहाँ पर 4 पत्थर रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो 4 पत्थर मैंने कहा, 4 स्टोन्स का। आई नीड 10 ब्रिक्स, मुझे 10 ईंटों की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और गिनती के सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, माने काउंटेबल कॉमन नाउन के सेंस में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ब्रिक्स और स्टोन्स कह सकता हूँ। बट हियर इन दिस क्वेश्चन ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर यूज्ड एज द मटेरियल फॉर द वॉल, सो द करेक्ट आंसर इज द मीनार इज बिल्ट ऑफ brick and stone. Next question. He put his sign to the letter. हम कहते भी हैं, आप सपोज बैंक जाते हो, लोग आपसे कहते हैं यहाँ पर साइन कर दीजिए अपना, या आप ही कह देते किसी से जैसे जानकारी नहीं होती है, वो पूछते हैं भैया बताएं आप साइन मैं कहाँ करूँ, साइन मैं कहाँ करूँ, ये नहीं कहते कि सिग्नेचर मैं कहाँ करूँ। आप भी उसी तरह कह देते हो, हाँ यहाँ साइन कर दीजिए। सो दिस इज़ अ स्लैंग स्टाइल ऑफ सेइंग सिग्नेचर। सिग्नेचर कहना चाहिए। अगर ग्रामेटिकल अप्रोच की बात करें तो गौर करें, हिज एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। साइन वर्ड वर्ब है, तो हिज के बाद वर्ब नहीं आना चाहिए बल्कि हिज के बाद एक नाउन आना चाहिए, और साइन का नाउन सिग्नेचर होता है, इसलिए हम कहेंगे ही पुट हिज सिग्नेचर टू द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। गौर करें, हिज का इस्तेमाल किया गया है और वन हमारा सब्जेक्ट है, यानी वन के साथ हिज का इस्तेमाल किया गया है। मैं बहुत आसानी से इसे समझाता हूँ। आप ही के साथ हिज लगाते हैं, शी के साथ हर लगाते हैं, इट के साथ इट्स लगाते हैं,
आई के साथ माई लगाते हैं, यानी पहली वाली बात मैंने जितनी भी बोली वो सारी बातें प्रोनाउंस हैं, और उसके बाद मैंने जितनी बातें कही हैं वो सारी बातें एडजेक्टिव्स हैं। तो ठीक उसी तरह वन का एडजेक्टिव हिज नहीं होता है बल्कि वंस होता है। स्पेलिंग ONE''S। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, ONE''S ये कहना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, इसकी मीनिंग होती है किसी को भी अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, किसी को भी अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द लेटर। मैं जानना चाहता हूँ कि इस ख़त में लिखा क्या है। कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन होता है, कंटेंट मतलब संतुष्टि, लेकिन मैं पत्र से संबंधित संतुष्टि नहीं जानना चाहूँगा बल्कि पत्र में लिखा क्या क्या है ये जानना चाहूँगा। मतलब मैटर ऑफ द लेटर, लेटर में लिखा क्या है, ख़त में लिखा क्या है। तो अगर आप बात जानना चाहते हैं, उसमें लिखी गई बातों को जानना चाहते हैं, लिखे गए मैटर को जानना चाहते हैं, तो उसे हम कंटेंट्स कहते हैं, प्लूरल में यूज़ करते हैं, कंटेंट नहीं कहते। इसलिए एरर कंटेंट में है, हमें इसे प्लूरल करना होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। लेकिन क्या अभी भी ये करेक्ट है? नो। अब गौर करें, हमने व्हाट इज़ कहा और आगे प्लूरल कह दिया, तो इज़ को हमें आर करना होगा। आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम कहते, लेकिन व्हाट आर देयर नेम्स कहते। अगर ज़्यादा की बातें हैं तो आर कहेंगे, अगर एक की बातें हैं तो इज़ कहेंगे। कंटेंट्स प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा, ना कि इज़। थैंक यू सो मच for joining this session, for watching this whole video, and I welcome you in the next video. Thank you so much. Stay tuned. Stay blessed.